विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ऑफलाइन छात्र, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर तथा वीडियो के बाद में अपलोड होने के बाद आने वाले व्यूअर, आप सभी को विश्वास एजुकेशन के डायरेक्टर रजनीश सिंह तोमर का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पिछले 14, 15, 16 घंटे से हम लोग मौर्योत्तर काल का केवल एक पाठ पढ़े हैं और वह है देशी राजवंश। तो ये थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, एक ही बार इतिहास पढ़े जा रहे हैं, इसलिए आज हमने ये टॉपिक चेंज किया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान, भारत का संविधान। और भारत के संविधान में सबसे पहले भारत के संविधान का निर्माण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास पढ़ चुके हैं और वह भी एक मैराथन क्लास था। लगभग 14-16 घंटे हम लोग केवल वो पढ़े थे, हर एक एक्ट। तो आज दोस्तों हम लोग जो भारत के संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, इसको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा संविधान सभा की मांग। कहां तक संविधान सभा का हम लोग मांग किए तथा संविधान सभा की मांग, हम कहां तक संविधान सभा बनाने का मांग किए तथा उस मांग का पूर्ण होना, यानी कैबिनेट मिशन तक हम लोग यहां जाएंगे। और दूसरा पार्ट होगा संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण। तो फर्स्ट फेज होगा कि संविधान सभा का मांग किए और उस मांग को पूरा करके जो संविधान सभा बनाया गया उसके बारे में। और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग कि संविधान सभा के द्वारा किस प्रक्रिया के माध्यम से इस संविधान का निर्माण हुआ, ये पढ़ेंगे। ये दो भागों में हमारा ये चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग हेडिंग में लगाते हैं और यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, संविधान सभा की मांग। और उसका निर्माण। सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि वैश्विक स्तर पर संविधान सभा का निर्माण कब और कहां हुआ, और तब देखेंगे कि भारत में कब कब संविधान सभा का मांग किया गया। तो आधुनिक विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान दिया गया। तो इस लाइन को पहले लिखिए, ये एक इतिहास पहले लिखा दें, फिर उसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पहला लाइन लिखिए, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का माना जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर संविधान का निर्माण कब हुआ। तो 1787 ईस्वी में ये जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में
इनका संविधान का निर्माण जो है वो शुरू हुआ। अब देखिए, मैं हर दिन बताता हूं आपको कि एक बार अगर हमारा विश्व का इतिहास क्लियर हो, मैं जब आपको विश्व का इतिहास पढ़ाने आऊंगा तो वहां पर जब हम पढ़ाते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा सिलेबस है, तो उसके बाद उसका अगला चैप्टर उसमें यही जोड़ करके हम पढ़ाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना इजी है। अमेरिका में संविधान किन प्रोसेस से बना? बड़े राज्य जो थे उनकी मांगें अलग थी, छोटे राज्यों का मांग अलग था। कोई न्यू जर्सी मॉडल दिया, कोई वर्जीनिया मॉडल दिया, वो मॉडल क्या कहता था। इसीलिए जब तक आपका विश्व इतिहास बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक ये एक लाइन आपको सिवाय रटने के आप कोई नया काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ चूंकि विषयांतर हम ना हो जाए, आपको एक रास्ता दिखा दिए और हम अपने क्लास में जिस सब्जेक्ट को कहें कि वहां पढ़ना है वो मैं ही पढ़ाता हूं, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। विश्व के इतिहास के समय हम लोग देखेंगे कि अमेरिका में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन आज एक लाइन हम लोग ये याद रखेंगे, 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन। तो लिखिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो विश्व के इतिहास का चैप्टर है वो है फ्रांसीसी राजक्रांति। और हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी राजक्रांति के बाद फ्रांस में जो है संविधान का निर्माण हुआ। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि फ्रांसीसी राजक्रांति जो हुई उसमें डायरेक्टरी का शासन जो चला वो कैसे चला, नेपोलियन का जब शासन आया तो नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल के रूप में जो शासन किया वो कैसे किया, उसमें वो एक संविधान का निर्माण किया वो कैसे किया, फिर जब वो राजा बन गया तो वो किस तरह से काम किया, तब हम इस संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया को फ्रांस का समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ फिर आपको बार बार यही हम एक नॉक कर रहे हैं कि थोड़ी सी विश्व के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आईएएस में की तैयारी करने वाले लड़के को इसलिए नहीं तकलीफ होता है कि उसके मेंस के सिलेबस में जब वो जीएस का पेपर 1 पढ़ता है तो वहां पर विश्व के इतिहास में वह संयुक्त राज्य अमेरिका भी पढ़ता है, उसका स्वतंत्रता संग्राम और संविधान का निर्माण, और फ्रांस की राजक्रांति और संविधान भी पढ़ता है। इसलिए आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के को अलग से नहीं कहना पड़ता है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जगह जो लोग तैयारी करते हैं वो जो है वो केवल और केवल बस ये लाइन याद कर पाते हैं क्योंकि वो विश्व का इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, हम आपको वहां पढ़ाएंगे। लेकिन अगला लाइन यहां लिखिए, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने, नेशनल असेंबली, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 91 के बीच फ्रांस के संविधान का निर्माण किया, फ्रांस के संविधान का निर्माण किया। तो ये 3 लाइन पहले वैश्विक स्तर पर हम लोग ये देखें, क्योंकि इसको अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना करके आपको अगर दे दे तो हो सकता है कि आपको कहे कि वैश्विक स्तर पर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया या संविधान के का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा पहली बार किया गया था। दूसरा कहेगा कि वैश्विक स्तर पर संविधान निर्माण का कार्य फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां से बाहर निकलें और हम लोग अब जरा भारत की ओर आए। अब जरा
बिना संवैधानिक विकास पढ़े अगर हम संविधान का निर्माण पढ़ते हैं तो क्या तकलीफ होती है? तो तकलीफ यही होती है कि जब हम आपको कहेंगे कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक स्वराज विधेयक तैयार किया गया था और उस स्वराज विधेयक में जो है संविधान सभा का सिद्धांत हमको दिखाई देता है। तो जरा याद करिए कि आप कितने आनंदित होंगे जब आप 1892 का एक्ट को अगर इसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे, और जब आप इसको पढ़ लेंगे 1892 के एक्ट के साथ, तो उसके बाद यदि आपको लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए स्वराजवादियों का योगदान, कंट्रीब्यूशन मेंस में, तो एक कंट्रीब्यूशन ये भी आप कह सकते हैं, सब कुछ लिखने के बाद कह सकते हैं कि स्वराजवादियों ने ही विभिन्न प्रयासों के द्वारा सबसे पहले 1895 में संविधान सभा के निर्माण के सिद्धांत का दर्शन करवाया। पहला आप यहां पे ये लाइन लिखिए, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। 1895 के स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया ये पहला। अगला 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, अब देख लीजिए किस प्रकार से यह इतिहास से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था, और अगर ये 1885 से गिना जाए, 15 में 8 जाएगा 3, और यहां से जो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33वां अधिवेशन। ठीक है ना, 18 साल इधर और 12 साल उधर, तो 33वां अधिवेशन था ये। तो क्या कहते हैं, कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में ये पहली बार डिमांड किया गया कि भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। तो लिखिए इस चीज को, 1918 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में यह मांग किया गया कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत में भी लागू किया जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, और ये बिल्कुल उठना चाहिए संविधान सभा पढ़ते समय, कि 1895 में हम पहला प्रयास किए, तो ये दूसरा प्रयास करने में 1918 आ गया। ये 23 साल क्यों लग गया हमको कि हम संविधान सभा का मांग दूसरी बार किए? तो इसके लिए बार बार कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एक संविधान का अच्छा टीचर, अगर उसको इतिहास की जानकारी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि संविधान वाले को नहीं होता है, लेकिन अगर उसको नहीं जानकारी है तो वह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़ाते रह जाएगा, वो तथ्यों को जोड़कर नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन आप भी इतिहास के ही छात्र हैं, जो तोमर सर के विद्यार्थी हैं, और तोमर सर भी इतिहास के ही छात्र हैं, इसीलिए इसको बढ़िया से एनालाइज करेंगे। याद करिए 1895 के बाद हमको कब मौका मिला कि हम ये बात कर सकें?
कांग्रेस का प्रथम चरण जो था उसमें कांग्रेस अपनी लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए जो सम्मेलन अलग अलग करता था वो उसी में रह गया, स्वयं को लोकप्रिय बना। और स्वयं को इसलिए कि जब तक कि जनता में उनका फेस वैल्यू नहीं होगा तब तक वो कोई बड़ा आंदोलन कैसे चलाएंगे। और अभी वो जनता में अपना पैर जमा ही पाते, बंगाल में राष्ट्रवाद अपने जोरों पर आता ही उसके पहले कर्जन जो है एक कैंची चला दिया, बंगाल विभाजन। हम विषय से विषयांतर हो गए, जरूरी था उस विषय पर चर्चा करना, लेकिन हम अब बंगाल विभाजन को लेकर के चर्चा करने लगे। अब बंगाल विभाजन पर जब हम इकट्ठे हुए कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, तो आंदोलन खड़ा करेंगे, अब संविधान नहीं मांगेंगे। उसके सामने हमको दे दिया मॉर्ले मिंटो सुधार कम्युनल अवार्ड, हम बिखर गए। और इसी बीच 1907 में जो हुआ सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस की टूट, देखिए कैसे पॉलिटी के साथ इतिहास की आवश्यकता पड़ती है। उससे देश में नरम दल और गरम दल दो हो गए। अब आप ही बताइए कि ये नरम दल और गरम दल, अब ये दोनों चाहेगा ना कि मेरा लोकप्रियता जनता में ज्यादा बढ़े। तो एक बार जो उनकी शक्ति टूटी, उस शक्ति को फिर से कैप्चर करने के लिए वो लोग सम्मेलन सभा अपना प्रभाव बढ़ाने में लग जाएंगे, उस संविधान नहीं मान पाएंगे। और उसी बीच कम्युनल अवार्ड के कारण धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय जो है वह मुस्लिम लीग के नेतृत्व में एक तीसरे बैनर पे इकट्ठा होने लगेगा। हम संविधान कैसे मान पाएंगे या संविधान सभा का मांग कैसे कर पाएंगे? अगला कारण सुनिएगा कि अब आप कहेंगे 1918 में ही क्यों, तो 1917 आते आते कांग्रेस के दोनों गुट एक हो गए, लीग के साथ समझौता हो गया, और फिर सब इकट्ठे होकर के अब उनके दिमाग में आया कि अब फिर से जो है हम एक आंदोलन चलाएं, इसके लिए एक आधार हो। तो अब जो है ये लोग इकट्ठे संविधान की मांग किए, क्योंकि उस पर और कोई मुद्दा हम उठाते तो हो सकता था कि इन तीनों में फिर से मतभेद उत्पन्न हो सकता था। कितने कारण हो गए, और 1918 इसलिए आ गया। अब आगे देखते हैं, लिखिए 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में यह कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट परीक्षा में आता है कि ये किसका स्टेटमेंट था? भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये 1922 में गांधी जी अपने उस हरिजन पत्रिका के माध्यम से कहे। अब आपके मन में आएगा कि गांधी जी 1922 में ये बात क्यों कहे? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चौरी चौरा का घटना जो हुआ, तो गांधी जी को ऐसा, क्योंकि वो देखिए सारा कार्यक्रम रोक दिए थे, गांधी जी को ऐसा लगा कि एक तो जनता को अभी राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं मिला है आंदोलन करने का, तो उनके लिए एक राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम चलाएं, फिर हम दूसरा आंदोलन लेकर के आए। आंदोलन को रोक दिए, ये उनका कारण था। दूसरा, इसके रोकने के बाद थोड़ा सा कुछ वर्ग जो है वह गांधी जी से नाराज हुआ, तो उनको लगा कि अब हम कोई राजनीतिक एक्टिविटीज करते हैं तुरंत,
तो हो सकता है कि उस वर्ग के विरोध का सामना करना पड़े। और तीसरा कि हम जो चीज को कहे थे असहयोग के समय कि आजादी 1 साल में दिला देंगे, वो नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि कुछ वर्ग नाखुश भी हो उससे। और चौथा, गांधी जी का मानना था, ये सब परसेप्शन है, इतिहास तो परसेप्शन पे चलता है। गांधी जी का मानना था कि कोई भी आंदोलन अगर आप लंबे समय तक चलाएंगे तो वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता एक समय के बाद भोजन, पानी और वस्त्र के पीछे ही चलता है। आम आदमी को रोजी रोटी ही चाहिए, लंबे समय तक वो आंदोलन का समर्थन नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हम भारत की जनता गरीब ज्यादा हैं, तो हम लंबे समय तक अपना कामकाज छोड़ करके किसी भी आंदोलन को समर्थन नहीं दे सकते हैं। इसलिए आंदोलन को रुक रुक कर चलाना चाहिए। और भी कई कारण था कि अगर आपके अंदर मारक क्षमता बनाए रखना है तो आप आंदोलन को लंबा समय तक अगर खींचेंगे, कोई भी काम आप करके देखिए। अरे छोटा सा इतिहास पढ़ रहे थे तो रोकना पड़ गया, पॉलिटी पढ़ाने लगे, क्या होता है उससे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति कम होती चली जाती है, अनिच्छा की भावना आ जाती है। तो अब गांधी जी जो इन कार्यक्रमों को रोक दिए, तो बीच बीच में जनता से जुड़ने के लिए कुछ तो ऐसा हाईलाइट करने के लिए अपने को कहना पड़ेगा। तो देखिए, इस स्टेटमेंट से एक बार भारतीयों के मन में होगा कि अरे गांधी जी शायद संविधान बनवाना चाहते हैं। तो इन सब कारणों से 1922 में गांधी जी हरिजन पत्रिका में ये लिखे। अब देखें 1923 में क्या हुआ, लिखिए 1923 में श्रीमती एनी बेसेंट के सुझाव पर एक सभा बुलाई गई, जिसमें संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा तैयार की गई। अभी आपको इस पर प्रश्न दिखाते हैं। संविधान के आवश्यक तत्वों पर एक रूपरेखा तैयार की गई, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिनिमम एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नागरिकता के बारे में क्या होना चाहिए, ऐसे करके अलग अलग चीजों को जो है क्या क्या इसमें न्यूनतम होना चाहिए, उसका एक आउटलाइन तैयार किया जाए। श्रीमती एनी बेसेंट कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है, उसका एक आउटलाइन तैयार किया जाए। और इसके लिए जो है ये तैयार एक सभा बुलाई गई। अभी हम नेहरू रिपोर्ट तक आएंगे ऐसे ही लिखाते हुए, तब आपको एक मेंस का सवाल दिखाएंगे कि देखिए अब आप मॉडर्न इंडिया के इस सवाल को पॉलिटी के क्लास से कैसे सॉल्व कर दें। ध्यान रखना है कि आईएएस का तैयारी या अब तो जो जीपीएससी है, उस जीपीएससी का तैयारी गोलाबाजी करके ना तो किया जा सकता है ना कराया जा सकता है। हाँ, गोलाबाजी करके विद्यार्थी इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन ना तो कराया जा सकता है ना किया जा सकता है। जब तक आपके पास डीप स्टडी नहीं होगा और एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का आप में क्षमता नहीं होगा। जब हम इतिहास पढ़ा रहे थे तो उसको पॉलिटी से जोड़ रहे थे, भूगोल से जोड़ रहे थे। जब पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो इसको इतिहास से जोड़ रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको कहते हैं, अगर नहीं होगा तो तैयारी तो आप कर लेंगे लेकिन परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको लगेगा कि हम बाउंड्री लाइन पर हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह की बातें होंगी। चलिए अब आगे देखें हम लोग। आपको नेहरू रिपोर्ट अभी दिखाएंगे कि उस पर जो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना इजी लगेगा। अगला देखिए 1924 में तेज बहादुर सप्रू
तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया गया, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तैयार किया गया, उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। चलिए आगे देखें। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान के निर्माण की मांग की। क्या देख रहे हैं? अगर इसी को मॉडर्न इंडिया का सवाल बनाना हो ऑब्जेक्टिव, तो देख लीजिए कैसे बनाया जा सकता है। कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हुए निम्न नेताओं पर ध्यान दें। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा तेज बहादुर सप्रू। ये तो चारों आ जाएंगे, अभी आगे पढ़िएगा। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू को निकाल के कहें राजेंद्र प्रसाद, और तब कहें कि उपरोक्त में से किस या ऑब्लिक किन नेताओं के द्वारा संविधान के लिए ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया था, तो आंसर हो जाएगा, उसमें से राजेंद्र प्रसाद बाहर निकाल देंगे। देख रहे हैं ना, पॉलिटी के साथ साथ ये आपका हिस्ट्री का भी सवाल चल रहा है। और अगर इसी को पॉलिटी में ले जाना चाहते हैं तो देखिए क्या कहेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया था या रूपरेखा तैयार किया था। सेकंड स्टेटमेंट, तेज बहादुर सप्रू के सुझाव पर संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा तैयार की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन असत्य नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा, दोनों में हम ऐसे कर दिए थे, तो क्या कहेंगे कि ये जो है ना ही एक और ना ही दो। हमेशा अच्छा वाला तैयारी करना है। और इसी बात को जब मैं अपने राजस्थान में तैयारी करने वाले रीट वगैरह के बच्चों के लिए, पटवार वगैरह के बच्चों के लिए बता रहा हूं। हालांकि हम कभी उतना नीचे नहीं उतरते हैं, ये नहीं कि वो खराब है। मेरा मानना है कि हर तैयारी के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर का एक वर्ग होता है जो वही पढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप रीट, पटवार और कांस्टेबल के लिए आप देखेंगे तो इसी प्रश्न को घुमाया जा सकता है कि निम्न में से 1923 में किनके सुझाव पर संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव पारित हुआ था।
ए एनी बेसेंट, बी तेज बहादुर सप्रू, सी पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय। यह हो गया निचले लेवल का प्रश्न। अगर इसी बात को उसी लेवल में बनाना हो तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप निम्न में से कब तैयार किया गया था? 1924, 1925, 1926, 1929। तो तैयारी तो एक ही होता है मेरे बंधु, लेकिन तैयारी के लिए पहले अंतिम स्तर तक पढ़ जाइए, नीचे के परीक्षा अपने आप उसमें आ जाएंगे। आगे बढ़े हम लोग। अब 1925 में क्या हुआ? तो लिखिए 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संविधान निर्माण संबंधी विधेयक ब्रिटेन भेजा गया। चलिए, अब अगर इतने चीजों को आप जान रहे हैं तो अगर आपको नेहरू रिपोर्ट पर एक मेंस का सवाल पूछ दे, खास करके राजस्थान मध्य प्रदेश में ग्रुप बी में, तो ये सवाल बिल्कुल आइडियल है, बिना खींचे आप लिख सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट रातों रात तैयार किया गया एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पूर्व से चली आ रही संवैधानिक मांगों का एक क्रमिक विकास था। तो 1895 जितना पढ़े वहां से लेकर के 1918, 1922, 1923, 1924, 1925 नेहरू रिपोर्ट। आप जो है इसको 10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं और इंट्रो और कंक्लूजन कर दें तो ग्रुप बी का सवाल बना सकते हैं। तो इसीलिए जब पढ़िए तो सब चीज को एक साथ जोड़ करके पढ़िए। अब इतना तो हम लोग ईयर वाइज पढ़ लिए, लेकिन औपचारिक रूप से सबसे पहले किसके दिमाग में ये बात आया था? अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो वह व्यक्ति था मानवेंद्र राय, एम.एन. रॉय, जो आप पढ़ते हैं। मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूं तो एम.एन. रॉय नहीं, क्योंकि आजकल परीक्षा में फुल फॉर्म आने लगा है और कई सारे हीरो टीचर हैं आजकल नया वाला, उनका हाथ पैर फूल जाएगा अगर सबका टोटल नाम पूछ दिया जाए कि नहीं बड़ा वाला नाम बताइए, एम.एन. रॉय से काम नहीं चलेगा। तब तो एम.के. गांधी से काम चल जाएगा कि हम पूरा नाम जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो मानवेंद्र राय के जो है दिमाग में सबसे पहले संविधान निर्माण की बात आई थी। लिखिए इस बात को। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन मानवेंद्र राय के द्वारा किया गया था। कारण है संविधान सभा शब्द देखिए, एक बार फिर से आप जरा मिलाइएगा कि 1895 में स्वराज विधेयक आया था, हमको स्वराज दे दीजिए। तो उससे निकलता है कि बिना संविधान के स्वराज कैसे मिलेगा, लेकिन क्या वो संविधान हम बनाएंगे, ये तो नहीं साबित होता है।
हो सकता है हमारे लिए संविधान ब्रिटेन बना करके देता और कहता कि आपको ये स्वराज देते हैं, और आपने तो पढ़ा ही है क्रिप्स मिशन, उसमें औपनिवेशिक स्वराज की बात वो करता था। ये क्लियर नहीं है। 1918 इसमें कहा गया आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू किया जाए, ये नहीं कहा संविधान सभा का निर्माण किया। फिर पढ़िए 1922 कहता है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। अब भारतीय संविधान सभा बना करके संविधान बनाएगा आकि कहीं विधानसभा बना करके संविधान बनाएगा, ये तो नहीं कहे गांधी जी। 1923 संविधान में आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे, लेकिन उस संविधान को बनाने वाले लोग कौन कौन होंगे इस पर चर्चा नहीं हुई। संविधान सभा तेज बहादुर सप्रू कॉमन वेल्थ इंडिया का बिल था, इसमें संविधान सभा नहीं आता है। कुल मिलाकर के सबसे पहले मानवेंद्र राय के दिमाग में ये बात आया था। अब देखें, अभी तक लोग व्यक्तिगत स्तर से ये बात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब जो है पहली बार मांग करेगा, क्योंकि उस समय आजादी के आंदोलन में ये नहीं कहेंगे पूरा भारत उनसे सहमत था। भारत एक ऐसा देश है जहां किसी एक के विचारधारा से पूरा भारत कभी सहमत नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि हम 130 करोड़ आदमी 130 करोड़ प्रकार का दिमाग रखते हैं। इसीलिए हमारे यहां जब हम लिखेंगे हो सकता है कि इसीलिए हमारे यहां सिंगल पार्टी सिस्टम लेकर नहीं आए, या हम डुअल पार्टी सिस्टम भी लेकर नहीं आए, हम एक उदार लोकतंत्र लेकर आए। और आज अगर इसी के खूबसूरती को अगर आप देखिए तो हो सकता है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक दल से सहमत हो जाए। कई बार हुए हैं, कई बार कांग्रेस से सहमत हुए, कई बार बीजेपी से सहमत हुए, लेकिन राज्य के स्तर पर कई बार हमारा डिसीजन बदल जाता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कहीं पे हम क्षेत्रीय दल को वरीयता दे देते हैं, कहीं राष्ट्रीय दल को वरीयता दे देते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी दल के बारे में भारत में ये नहीं कहना है कि सब लोग उसके पीछे थे। हाँ, बहुसंख्यक उनका आधार बड़ा था। तो वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय समाज में उस वक्त आधार सबसे बड़ा था। इसलिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिमांड करेगा तो एक बार ब्रिटेन की सरकार जो है वो जरूर सोचेगी। तो 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो लिखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मांग को आगे कौन बढ़ाए? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है इस मांग को आगे बढ़ाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। लेकिन जरा एक बात सोचिए कि 35 में कांग्रेस कहता है कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। 38 में नेहरू जी फिर कहें कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो वही बात बार बार रिपीट हो रहा है, जनता को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए नेहरू जी को उसमें एक नया शब्द तो जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे पीटी का क्वेश्चन आपको याद करा रहे हैं। नेहरू जी ने उसमें जोड़ा वयस्क मताधिकार, गुजराती में कहते हैं पुख्त मतदार, मेजर वोटर। तो नेहरू जी कहे
कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा होना चाहिए। देखिए यहां से एक नया चीज आ गया, तो लिखिए इसको 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित संविधान सभा के माध्यम से करवाए जाने की मांग की। अब देखिए, तो अगर इसी को एक बेहतरीन प्रश्न बनाया जाए तो ये पॉलिटी में भी दिखेगा और ये जो है आपका क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया में भी दिखेगा। देखिए कहेंगे निम्न पर ध्यान दें, ईयर हटा देंगे। गांधी जी द्वारा दिल्ली में आयोजित एक सर्वदलीय संविधान निर्माण संबंधी विधेयक का प्रस्ताव तैयार करना। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखना। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रस्ताव ब्रिटिश संसद को भेजना। और उसके बाद कहें कि उपरोक्त घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाएं। 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 1 ऐसे करके आपको जो है ये सवाल को बनाया जा सकता है। इसीलिए बार बार कहते हैं और हम हर दिन क्लास में बोलते हैं, पहले थियरी पढ़ने का प्रैक्टिस डालिए। और खास करके हम आज के नए लड़कों को कहते हैं और अपने गुजरात के लड़के को कहते हैं, क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल मत भागिए, दिमाग का दही हो जाएगा, परीक्षा में कुछ नहीं कर पाइएगा। पहले आपके अंदर फैक्ट्स होना चाहिए। अगर तथ्य नहीं होगा तो आप इतने में कहिए मैं आपको कम से कम 40 प्रश्न बना के दिखा दूं और आप जो है केवल आधा पेज पढ़े। इसलिए मुझे बहुत ही नाराजगी हो जाती है जब कोई बच्चा खाली टिक मारने की बात करने लगता है। मुझे लगता है कि वो गया सत्यानाश की ओर। तो चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब अगला लाइन आपको लिखाते हैं और इसमें से देखिए आपको क्वेश्चन देंगे। लिखिए, तो जवाहरलाल नेहरू के इस मांग को सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। अब जरा जो लोग नए जुड़े होंगे वो ऐसा करिएगा कि मेरा जो YouTube पर पीछे का लेक्चर है जिसमें हम संवैधानिक विकास पढ़ाए हैं उसमें देख लीजिएगा कि अगस्त प्रस्ताव को हम किस तरह से डील किए। अगर वो बेस नहीं हो तो आप केवल रटते रह जाएंगे कि निम्न में से कौन सा वो पहला था जिसमें ब्रिटिश सरकार जो है वो संविधान के बनाने की बात को स्वीकार किया। और आपको हम पढ़ाए हुए हैं कि क्यों स्वीकार किया, उसके क्या क्या कारण थे। तो आप वहां वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार क्रिप्स मिशन आपको पहले ही पूरा डिटेल्स पढ़ाए हैं, यहाँ केवल क्या हुआ वो पढ़ाएंगे, असफल सफल सब पढ़ाए थे आप। तो सैद्धांतिक रूप से अगस्त प्रस्ताव। अब अगर यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाए
कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा वह पहला कौन सा प्रस्ताव था या वह कौन सा प्रस्ताव ऑब्लिक सुधार था जिसके माध्यम से सैद्धांतिक रूप से उसने संविधान सभा के मांग को स्वीकार कर लिया। ए, मॉर्ले मिंटो सुधार, बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और वहां और ऑब्लिक लगा देंगे अधिनियम, तो कहेंगे 1935 का अधिनियम, और डी में लिखेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव। तो अब हम ये कहेंगे कि नेहरू जी के बात को मान लिया, ये नहीं समझना है। नेहरू जी प्रपोजल दिए थे वैश्य मताधिकार के आधार पर हो, उस फॉर्मेट को माने तो सबकी बात को अंग्रेज ने माना, लेकिन वहां परिस्थितियां क्या थी अंग्रेजों के पास, तो वो आपको पढ़ा चुके हैं कि जब तक भारतीय उनको साथ नहीं देगा द्वितीय विश्व युद्ध में, जब तक भारत दिल से उनके साथ नहीं खड़ा होगा, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को लड़ना जो है एशिया में भारी पड़ जाएगा। इसलिए तो चलिए उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाए हैं। अब हम लोग देखें संविधान सभा के मांग में क्रिप्स मिशन का क्या हुआ। क्रिप्स मिशन, अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हम 10 घंटा से ज्यादा क्यों पढ़ाए थे संविधान का निर्माण, ये क्या कहते हैं संविधान का विकास, क्योंकि आज अब हम एकदम कूल हैं कि क्रिप्स मिशन पर अपने को कुछ नहीं बोलना है सिवाय संविधान के निर्माण वाले मुद्दे को छोड़कर, क्योंकि आपको पहले पूरा डिटेल्स पढ़ा चुके हैं। चलिए अब देखें तो पॉइंट में लिखिए, 1942 में ब्रिटिश सरकार के मंत्री सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश सरकार के मंत्री सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ने स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के साथ भारत आए। दूसरा, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। बहुत पढ़ा है क्रिप्स मिशन, पिछला वाला देख लीजिएगा जो लेट जुड़े हैं। अगला, मुस्लिम लीग ने भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटकर, मुस्लिम लीग ने भारत को 2 ऑटोनॉमस हिस्सों में बांटकर अपनी अपनी संविधान सभा के निर्माण की मांग की। मांग की, यहां तक था संविधान सभा का मांग। अब देखें संविधान सभा का गठन या निर्माण। संविधान सभा का गठन, उसमें सबसे पहले किसकी भूमिका आएगी, तो कैबिनेट मिशन की भूमिका आएगी। ये भी हम लोग पिछले क्लास में पूरा डिटेल्स पढ़े हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए यहां, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के 2 स्वायत्त राज्यों के मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के 2 स्वायत्त राज्यों के मांग को अस्वीकार कर दिया। अब तो इतनी
बार आपको पढ़ाए हैं पिछले वाले क्लास में कि केवल नए लोगों के लिए ही लिख रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। रखी गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत से 296, ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए केवल बोल रहे हैं आज। ब्रिटिश भारत के प्रांत से 296 और देसी रियासत से 93 सदस्यों को स्थान दिया गया। ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नर प्रांतों से, एकदम पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नर प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए थे तथा 4 सदस्य मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से चुने गए थे। और इसका भी हम पिछले क्लास में बताए थे, वो यहां नहीं बाइफरकेशन करेंगे कि कितने लोग किस किस वर्ग से चुनकर आए थे, जो वर्गीय मताधिकार हम लोग कहते हैं। यहां लिखिए, देसी रियासतों को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की गई थी। देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की गई थी। सब आपको एकदम डिटेल्स पढ़ाए हैं संविधान के विकास में। फिर लिखिए, 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित किए गए थे। एक सीट निर्धारित किए गए थे, इसका मतलब 38.9 करोड़ के आसपास लगभग भारत की आबादी थी। उस दिन भी बताए थे जोड़ के कि गुना करके देख लेना है, और आज भी बता रहे हैं। फिर लिखिए, याद करिए, अलग अलग समुदाय के लोगों का चुनाव हुआ था, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। सवर्ण, हिंदू सब कुछ जोड़ करके दिखाए थे। मुस्लिम, क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, सबका सबको संख्या बताए थे। फिर लिखिए, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया गया था। यह भी आपको पिछले क्लास में बताया है। और एक आपको बताए थे इस तरीके से पूरा पिछले क्लास में कि प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, ये बताए थे कि इसको प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम कहते हैं कि आप जो है, आपके द्वारा जीता गया प्रत्याशी किसी न किसी प्रोपोर्शन में आपका जो है प्रतिनिधित्व कर ही रहा है। तो लिखिए, मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर की गई थी। चलिए, एक बार हमारे नए व्यूअरों के लिए और अपने पुराने लड़कों को फिर से याद हो जाए, इसके लिए इस सिस्टम को एक बार समझिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, तो उसके लिए पहले अभी के रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा।
जैसे अगर मान लीजिए 13 लाख आबादी पर एक सांसद का चुनाव होता है, एक एमपी का चुनाव होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो 70% वोटिंग बहुत अच्छा, तो 9,10,000 लोग जो है वो वोट करते हैं और 3,90,000 लोग जो है वो वोट नहीं करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि कंपलसरी वोटिंग के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं जब वहां पहुंचेंगे तो, लेकिन हो सकता है इतने मतदाताओं के द्वारा कोई निर्णय ही नहीं आया, इसलिए भी कंपलसरी वोटिंग की बात की जा रही है। कहीं हो सकता है कि इतना मतदाता सेकंड को ही वोट दे देता, कहीं हो सकता है तो फर्स्ट हार गया होता, सेकंड जो है वो संसद में पहुंच जाता, यानी कि 100% तो संभव भी नहीं है, लेकिन इन्हीं सब चीजों से दिमाग में विचार आता है कि नहीं कंपलसरी वोटिंग होना चाहिए। लेकिन कंपलसरी वोटिंग के कई नुकसान भी। मान लीजिए हम एक गरीब आदमी और मेरे पास एक वोटर आईडी मेरे गांव का है, हम अपने रोजी रोजगार के तलाश में बंबई जाके रह रहे हैं, तो फिर कंपलसरी वोटिंग के लिए हमारे पास इतना हाईटेक व्यवस्था होना चाहिए कि हम बंबई में बैठ के अपने गांव के लिए जो वोट करें वो वहां से वैलिड हो जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमको वोट करने के लिए, गरीब आदमी हैं हम, मान लीजिए एक लेबर क्लास हैं, तो हमको कंपलसरी वोटिंग होने पर कि अगर हम नहीं कारण बता पाएंगे तो हो सकता है कि हमको सजा हो जाए, उसके लिए अगर कोई बिल पास होगा तो हमको 2,000 रुपया खर्चा करके गांव जाना पड़ेगा और उसको वोट देना पड़ेगा। फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब आप कहेंगे कि इसको ई ट्रांसफर किया जा सकता है वोट बंबई से, ठीक है कर सकते हैं, हम भी आपको आज ई पढ़ाने लगे, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि आज भी हम इस क्या कहते हैं, इसको हम हथियार बोलते हैं, औजार नहीं बोलते हैं, आज भी हम इस ई क्लास में सब कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी बेटी हमको ये स्टैंड पर सब कुछ लगा के नहीं दे तो मैं आपका क्लास अभी भी लेने में सक्षम नहीं आता है। तो ये बताइए, तो उस केस में मेरी वोटिंग कौन करेगा, मेरे बदले कोई और करेगा? कहेगा कि काका ये दबाइए और अंत में कह देगा कि मेरे वाले पार्टी में दबा दीजिए बटन। कई नुकसान भी हो सकता है। तो इसके मेंस में हम लोग पढ़ेंगे कंपलसरी वोटिंग के फायदे, कंपलसरी वोटिंग के नुकसान, तो अपने आप जो है कुछ कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन अभी ये स्थिति है। अब इनमें से हमारे यहाँ चूंकि बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो आप कई राज्यों में ऐसा देखिएगा, कई राज्यों में कि न्यूनतम ब्रांडेड पार्टी 3 होता है। ब्रांडेड का मतलब कि उनका वोट लाखों से ऊपर होता है। तो अब जरा बताइए, और उसके बाद कहीं 40 लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं 42 लोग खड़े हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक पार्टी को अगर 2,10,000 वोट आया, दूसरे पार्टी को 1,90,000 वोट आया, तो ऐसे करते हुए जिसको 2,10,000 वोट आया वो चुनाव जीत गया। लेकिन हकीकत में 13 लाख लोग में से उसको खाली 2,10,000 कहा था कि हाँ तुम मेरा सांसद बनने लायक हो, बाकी तो उसके विरोध में वोट किया था। इसलिए यहां से ये दिमाग में आता है कि अगर ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो या एकल संक्रमणीय प्रणाली हो, तो शायद बहुमत का से चुना गया व्यक्ति ही संसद में पहुंचेगा। तो देखिए जरा क्या है। तो इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिस्टम में क्या होता है कि जब आप 4 प्रत्याशी यदि चुनाव लड़ रहे हों और ये उनका चुनाव चिन्ह हो, तो जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको मुहर नहीं मारना है, आपको अपना चॉइस बताना है कि आपका कौन फर्स्ट चॉइस है, आपका कौन सेकंड चॉइस है, आपका कौन थर्ड चॉइस है, आपका कौन फोर्थ चॉइस है।
इस केस में मान लीजिए कि ये प्रत्याशी चुनाव जीत गया डी, तो आपका ये 50% तो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्योंकि आप उसका सेकंड चॉइस आप उसको दिए थे। मान लीजिए ये चुनाव जीत गया तो कम से कम वो 33% तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीता है वो किसी न किसी अनुपात में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है संसद के अंदर, लेकिन एक मुहर मार देने से अपने को मालूम ही नहीं है कि कौन चुनाव जीता, वो मेरा कौन सा रिप्रेजेंटेशन था। क्लियर हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए एकल संक्रमणीय मत में कहां हमको फायदा मिलता है। अब 10,000 मान लीजिए वोटर हो, तो न्यूनतम कोटा मत मूल्य जो है वो आपको राज्यसभा के चुनाव के समय पढ़ाएंगे कि कितने प्रत्याशी होते हैं, उसमें कि क्या कितना सीट खाली होता है, +1 करके जो है भाग लगाते हैं वोटों की संख्या से, वो वहां पढ़ाएंगे। अभी जानिए कि नहीं, अगर सिस्टम कहता हो कि 5,001 वोट लाने के बाद ही चुनाव आप जीतेंगे, और वोटिंग हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे, तो पहली बार में जब वोट खुलेगा तो ABCD को ये 10,000 आदमी में से कौन फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उसके वोटों की गिनती होगी। तो चलिए यहां पर लिखते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। ABC अभी नहीं लिखना है क्योंकि उसके नीचे है। मान लीजिए 3200 लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, 2800 लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, 2200 लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, और 1800 लोग डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। तो चूंकि न्यूनतम कोटा मूल्य ऐसे गिना नहीं जाता है, उसका फार्मूला है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि चूंकि न्यूनतम कोटा मूल्य 5,001 है, तो इनमें से कोई चुनाव नहीं जीता, क्योंकि इनमें से किसी को इतना वोट नहीं आया। तो घोषणा होगा कि डी चुनाव हार गया। तो अब क्या करना है, डी का सेकंड चॉइस गिना जाए कि ये 1800 आदमी सेकंड चॉइस किसको दिया था, इन्हीं तीन में से किसी को दिया होगा। तो मान लीजिए कि इनमें से 1200 लोग डी को दे दिए हों सेकंड चॉइस, 400 लोग ए को दिए हों सेकंड चॉइस, और 200 लोग सी को दिए हों सेकंड चॉइस। तो अब वोट हो गया 3600, 4000, 2400। अभी भी कोई चुनाव नहीं जीता, क्योंकि 5000 वोट किसी का नहीं हुआ, एक। तो अब घोषणा होगा कि सी चुनाव हार गया। यहीं पर आकर के पेंच है कि संविधान में आप रटे हैं कि आपके अंदर समझ है। अब प्रश्न उठता है कि देखिएगा, लोग कहेगा 2400 का सेकंड चॉइस, 2400 का अगला चॉइस गिनेगा। कैसे गिनिएगा अगला भाई? ये 2200 का सेकंड चॉइस होगा, इस 200 का तो अब थर्ड चॉइस ना हो जाएगा, क्योंकि इसका तो सेकंड चॉइस चुनाव हार चुका है। ये तो D2 है, ये तो अभी C1 है। तो C2 पहले गिनेंगे, तब न किसी का थर्ड चॉइस गिनेंगे। नहीं तो ये डेमोक्रेसी का अवहेलना हो जाएगा कि आपका तीसरा चॉइस गिना जा रहा है, मेरा अभी दूसरा ही गिना जाएगा। जब आपका सेकंड गिना गया तब मेरा सेकंड पहले गिना जाएगा, फिर आपका थर्ड गिनेंगे। तो इस केस में C2 को गिनना है। अब C2 में एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि इस 2200 में से 600 लोग डी को वोट दिए थे। वोट के समय तो मालूम नहीं था, कि हम जानकर कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। और 600 लोग जो हैं 1600, वो इन दोनों में से किसी को सेकंड चॉइस दिए थे। तो अब जाने सी का सेकंड चॉइस लेस देन डी, सी का सेकंड चॉइस लेस देन जो डी को दिया था सेकंड चॉइस। तो
अब ये 1600 में मान लीजिए ये जो 1600 है इनमें से 1000 आदमी सी का सेकंड चॉइस बी था और 600 आदमी ए था। तो अभी भी ये हुआ 4200 और ये हुआ 5000, अभी भी एक नहीं हुआ है। लेकिन जरा समझिएगा, हमको लास्ट तक हम गिनती करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि ये 900 और ये हो गया 700, तो 36 9 4500 और ये 4700। जान के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये 4700 वोट हुआ और ये इस 1600 में 900 लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, इस 1600 में 900 लोगों ने सेकंड चॉइस ए को दिया था। 2200 में से सेकंड चॉइस डी को देने वाले 600 थे। 1600 में 900 ए को दिया, 700 बी को दिया। अब स्थिति ये है, अब इनका और इनका वोट गिना जाएगा। अब किनका दोनों में पहले, तो चूंकि इनका पहले सेकंड गिनाया था इसीलिए इनका पहले थर्ड गिनाएगा। यानी अब गिना जाएगा डी के थर्ड चॉइस का, क्योंकि डी का सेकंड चॉइस तो यहां ये भी चुनाव हार गया। अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 200 में से 150 लोग यहां, अब 50 लोग यहां दिए हों, तो ये हो गया 4650, ये हो गया 4750। अभी भी चुनाव कोई नहीं जीता। अब ये जो यहां ये 600 जो बच गए हैं, अब इनका तो हो गया, यानी अब सी का थर्ड चॉइस यहां जब जुड़ेगा तब जाकर के जो है अंतिम फैसला होगा। अब ये 600 लोगों का वोट अब गिना जाएगा। अब अगर इनमें 400 दे दिया बी को, 200 दे दिया इनको, तो 4850 और 5150 चुनाव जो है बी जीत गया। आपका वोट एक एक करके ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे कोई टेंशन नहीं, फिर राष्ट्रपति में पढ़ेंगे इसको। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सिस्टम इतना अच्छा है कि 5000 बिना वोट पाए 10,000 में से व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है, तो इसको हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाए, इसको हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाए, इसको हम लोग राज्यसभा के चुनाव में अपनाए, इसको हम लोग विधान परिषद के चुनाव में अपनाए। इस प्रक्रिया को हम लोकसभा में क्यों नहीं अपनाए? तब मानना है कि आपको पॉलिटी आता है। तो पढ़ेंगे ना मेंस में, यही सब तो पढ़ेंगे। बस अभी खाली एक दो चीज ध्यान रखिएगा कि 10,000 वोट को गिनने में बोर्ड हम पार कर गए, और 13 लाख जो वोट होगा, और 13 लाख में अगर 30 प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा, तो जरा सोचिए कि इसके गिनने की प्रक्रिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और रिजल्ट आने में जिसमें कंप्यूटर नहीं था कितना विलंब होता। भारत की जनता उस समय निरक्षर थी, वो कलम लेकर के 1 2 3 4 नहीं कर सकता। इसमें तो 1 2 3 4 करना पड़ेगा ना, उसको अपना एक असिस्टेंट का जरूरत पड़ जाता है, और वह असिस्टेंट अगर उस व्यक्ति के विरुद्ध वाले पार्टी का होता तो उसका वोट कहीं और गिरवा देता वो। ऐसे कई आपको दिमाग घुमा देने वाला पॉलिटी पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए YouTube पर हम पॉलिटी ज्यादा नहीं पढ़ाए आपको, ये हम ऐप पर पढ़ाएंगे। इसीलिए नहीं पढ़ाए कि संविधान जो है ना, अभी तो आर्टिकल आने दीजिए, और आपको एकदम साथ नहीं रखेंगे। CAA ये नया नहीं है, ये नागरिकता अधिनियम के अंदर ही जोड़ा गया एक क्लाउज है, वो भी आपको दिखाएंगे कैसे। हाँ, सुधारा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे संविधान को उस तरीके से, और हम लोग तब ऐप पर जब इसको देखेंगे, ताकि जो हमारे यहाँ हमारा अपना विद्यार्थी है उसके साथ, इसमें तो हम जो है अपने कॉम्पिटिटर को नॉलेज गेन करा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है, कल ही हम जो है बहुत सारे देख रहे थे क्लासेस वगैरह का जो है, जो चलता है यूट्यूब पर, ये कई ऐसे हैं टीचर जो साफ दिखता है कि इनको ये विषय नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा,
सबका अपना अपना है, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, सब अच्छे होते हैं। क्योंकि हो सकता है वो टीचर मतलब कि निचले लेवल के परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हो, तो वो क्यों ऐसे पढ़ाएगा, इसलिए शिकायत भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अपने विद्यार्थी को यह भरोसा दिला रहा हूं, और मैं भरोसा नहीं दिला रहा हूं, ये मेरा विद्यार्थी हमको कहता है कि जितना सवाल टिक करके जो मेरा विद्यार्थी आता है, अगर वो 20 सही मारा होगा ना, सबसे खराब स्थिति में अगर होगा, तो उसमें उसका 10 क्वालिटी ही सही होगा जब हम उसको पढ़ाते हैं। तो एक विद्यार्थी बोला था, ये मेरा कोटेशन नहीं है, कि तोमर सर आपके पॉलिटी पढ़ने के बाद अपना बड़ाई करना ठीक नहीं लगता है, उसका कोट कर रहे हैं स्टेटमेंट केवल, आपसे पॉलिटी पढ़ने के बाद आंसर शीट पर नाम का स्पेलिंग गलत हो सकता है, पॉलिटी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये लास्ट ही चैप्टर है पॉलिटी का जो हम लोग हैं इस पे, और अब कभी नहीं कहेंगे कि आप एडमिशन लीजिए और ये लीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी भी आप जो है तोमर सर से बात कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के छात्र नहीं, जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं, आपको इतना बेहतरीन चीज देंगे कि ये नहीं कह सकते कि हम ब्रह्मांड में अकेला प्राणी है, और भी लोग देते हैं और दे सकते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन चीज देंगे कि परीक्षा में आप प्रश्न को चलाएंगे, प्रश्न आपको नहीं चलाएगा। और पुराने विद्यार्थी से तो मेरा वार्तालाप हो ही रहा है, लोग धीरे धीरे बात कर ही रहे हैं। और अपने बच्चों से क्या क्या कहते हैं, गुस्सा और ये शिकायत, अरे बच्चा है, नहीं मेरी बात समझ पा रहा है तो हमसे ऑफलाइन बात कर रहा है, कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, मतदान ये हुआ था। अब देसी रियासत के साथ क्या हुआ था, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, देसी रियासत, देसी रियासत के प्रतिनिधि का चयन, देसी रियासत के प्रतिनिधि का चयन उस राज्य के प्रमुख के द्वारा किया गया था। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद कैबिनेट मिशन का आपको हम 3 स्टेटमेंट वाला एक प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न आएगा, संविधान सभा के संदर्भ में, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान सभा या भारतीय संविधान सभा एक पूर्ण निर्वाचित सभा थी। गुजराती मीडियम के बच्चे जो हैं, जो जीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए क्या होगा, भारतीय बंधारणीय सभा एक पूर्ण चुटायल सभा हती। ये जो है पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। બંધારણી સભાના સભ્યોના ચૂંટણી ભારતની પ્રજા દ્વારા પ્રત્યક્ષ રૂપથી કરવામાં આવી હતી। ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। तीसरा, प्रांत, तीसरा सुनिएगा, संविधान सभा में या संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में वर्गीय मताधिकार
के सिद्धांत का पालन किया गया था। हम पहले उंगली से सवाल लेके नहीं आते हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। બંધારણની સભાના સભ્યોના ચૂંટણીમાં વર્ગીય મતદારના સિદ્ધાંત लागू કરવામાં આવી હતી। अब कहेगा उपरोक्त माथी कयु कथन साचू छे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कने बे, जीपीएससी स्टाइल में दिखा रहे हैं, देखिएगा। बी केवल 2 फक्त 2, सी केवल 3 फक्त 3, डी 1 2 3 1 2 અને 3। ये होगा ऑप्शन। जरा सुनिएगा, अगर बंधारणी सभा एक पूर्णतः निर्वाचित सभा होती तो देशी रियासत से निर्वाचन नहीं हुआ था, राजा के द्वारा नॉमिनेशन हुआ था, मनोनयन। इसलिए भारतीय बंधारणी सभा, भारतीय संविधान की सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित सभा थी। कट गया स्टेटमेंट। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। कट हो गया दूसरा। और संविधान सभा में अभी आपको पढ़ाए थे जब संवैधानिक विकास, तो संविधान सभा में सवर्ण हिंदू, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, महिलाएं, मुस्लिम, सिख, यूरोपीय व्यापारी समूह क्या देख रहे हैं? वर्गीय मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। हर वर्ग के लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजे थे। फक्त 3, केवल 3। दौड़िएगा सवाल के पीछे, इसलिए कह रहे हैं थ्योरी पढ़िए। और हम जानते हैं कि मैं जब अपने क्लास के बच्चों से इस तरह से बात करता हूं, वो नाराज नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि तोमर सर हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे ही भलाई के लिए बोलते हैं। और अपने सब्सक्राइबर को भी हम यही कहेंगे कि मैं अपने जीवन में कभी भी, आप भी मेरे विद्यार्थी ही हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो कभी भी हम अपने विद्यार्थी को अलग नहीं समझे अपने बच्चों से। इसीलिए अगर हम ऐसा कहते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, आपके तरक्की के लिए आपको बताते हैं। अच्छी किताब पढ़िए, वो अच्छी नहीं पढ़िए जो रोज फेसबुक में बोलता है कि ये किताब अच्छी है। वो हम आपको ऑफलाइन ही बता सकते हैं कि कौन सी किताब अच्छी है, लेकिन अच्छी किताब पढ़िए। चलिए आगे देखें। अब ये तो हो गया कैबिनेट मिशन। अब संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो लिखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई/अगस्त में हुआ। अब ये जो 296 आवंटित किया गया था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला? क्योंकि ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। तो लिखिए, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई 296 सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। और अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। अब अलग अलग दल से, माना वैसे दल जिनके अध्यक्ष चुनाव में जीते थे, उनका एक नाम
और वो किस पार्टी से, उसका एक चार्ट बनाएंगे। तो इधर हेडिंग दीजिए, संविधान सभा में पहुंचने वाले विभिन्न दलों के अध्यक्ष। संविधान सभा में पहुंचने वाले विभिन्न दलों के अध्यक्ष। संविधान सभा में पहुंचने वाले विभिन्न दलों के अध्यक्ष। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो चार्ट बनाएंगे, क्रम संख्या, व्यक्ति का नाम या संविधान सभा में पहुंचने वाले, संविधान सभा में पहुंचने वाले सदस्य का नाम और वो जिस दल के अध्यक्ष थे, क्योंकि हेडिंग है ऊपर, तो यहां लिखिएगा दल का नाम, पार्टी का नाम। पहला जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा जगजीवन राम, जगजीवन राम, अखिल भारतीय, अंग्रेजी मीडियम में ऑल इंडिया अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ दलित क्लास। तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। हंसा मेहता, अखिल भारतीय महिला संघ। कामेश्वर सिंह, अखिल भारतीय जमींदार संघ। अखिल भारतीय जमींदार संघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा अखिल भारतीय हिंदू महासभा फ्रैंक एंटनी एंग्लो इंडियन सभा, इतने दल के जो है प्रेसिडेंट या अध्यक्ष संविधान सभा में पहुंचे थे। अब जरा देख लीजिएगा कि अगर ये मैच द फॉलोइंग आ जाए तो हम बताते हैं कि कहां कहां जल्दी याद नहीं रहता है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कांग्रेस के सीट से नहीं आए थे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जगजीवन राम जी भी कांग्रेस के सीट से नहीं आए थे, ये बहुत कम पता रहता है लोगों को। तो एक ये जो है हमेशा ध्यान रखना। जिन्ना सब मोटा मोटी जानते हैं, नेहरू जी के बारे में भी जानते हैं। अब हंसा मेहता के सामने अगर महिला संघ लिख दिया जाए तो अपने सोच कर पहुंच सकते हैं। कामेश्वर सिंह, जिनको मालूम है कि ये जमींदार थे बिहार के, तो वो भी टिक लगा देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय हिंदू महासभा से होंगे, यह भी अंदाज पर टिक लगाया जा सकता है। फ्रैंक एंटोनी, इसीलिए जगजीवन राम वाला जो है वो हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि अंबेडकर साहब आगे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनेंगे तो उनके पार्टी का भी नाम याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये हमारे पुराने लड़कों के लिए टेलर है, पूरा पॉलिटी इस बार इसी तरह से पूरा डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे। और जो ऐप पर बंधारण का क्लास होगा, संविधान का क्लास होगा, वो इसी स्तर का क्लास होगा, क्योंकि हम पहले इस बार पूरी तरीके से नोट्स को अपडेट किए हैं और आपको अपडेटेड वर्जन जो है इस बार क्लास में मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखें देसी रियासत की स्थिति क्या थी। तो 100% सीट जो है वो इनका नहीं भरा, क्योंकि कई देसी रियासत संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। तो लिख लीजिए, देसी रियासतों के सभी सीट नहीं भरे गए। देसी रियासतों के सभी सीट नहीं भरे गए, क्योंकि कई देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया। अब संविधान सभा में विभिन्न दलों का प्रदर्शन क्या रहा। 1946, क्योंकि आजादी के बाद जब संविधान सभा अलग अलग हो जाएगा तो फिर दलों का प्रदर्शन बदल जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी देखेंगे 1946 के चुनाव में संविधान सभा में विभिन्न दलों का प्रदर्शन क्या रहा। यहां लिखिए क्रम संख्या, यहां पर लिखिए दल का नाम और यहां पर लिखिए सीटों की संख्या। अभी आपको दिखा देंगे कि यूपीएससी में कैसे प्रश्न आएगा। वो आंकड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसको इसीलिए बना रहे हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लीग 1
73 सीट। यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट। यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट। मुस्लिम संघ ऐसे समझ लेना है। यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, देखिए अंबेडकर साहब का ये हुआ, इसी का नाम हुआ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। अगला कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जगजीवन राम जी का पार्टी हुआ, देख लीजिए अखिल भारतीय दलित संघ। तो ये लिखिए 1 8। सिख गैर कांग्रेस पार्टी का नाम था, सिख गैर कांग्रेस 1। और कम्युनिस्ट पार्टी 1। और इंडिपेंडेंट जो थे, स्वतंत्र, वो 8 जीते थे। ये जो है आपका पार्टी वाइज जो है विवरण था। अब हम लोग इन चीजों को अगर आईएएस के हिसाब से परीक्षा में देखें तो देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। दूसरा, भारतीय संविधान में सभा में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कोई भी सदस्य चुना नहीं गया था। तीसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़कर भारतीय संविधान सभा में किसी भी दलों का प्रतिनिधित्व दहाई अंक में नहीं था। उपरोक्त में से सत्य कथन को पहचाने। अब तो 1 2 3 बताने की जरूरत है नहीं। ये सवाल जो है आपको यहां से इसीलिए डेटा आपको दिए कि इंडिपेंडेंट भी दहाई नहीं पहुंच पाया, 8 पे ही रुक गया। तो 2 डिजिट में मुस्लिम लीग था और 3 डिजिट में कांग्रेस था, अब बाकी सब जो है सिंगल डिजिट में थे। तो चार्ट जो कभी बनाया जाता है तो वो आंकड़े याद करने के लिए नहीं बनाया जाता है, आपको उसका एक समझ हो और उस समझ के आधार पर जो है आप आंसर कर सकें। अब जब महिलाओं के लिए सीट आरक्षित था, जो आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में संवैधानिक विकास में, तो संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली महिला किस किस राज्य से चुनकर आई थी। तो लिखिए संविधान सभा में शामिल महिला, क्रम संख्या
नाम और राज्य। पहला, सुचेता। एक काम करते हैं, ये एक बार में नहीं आ पाएगा, 15 महिलाओं का नाम है, इसको 2 में बनाएंगे तो आएगा। क्रम संख्या, नाम और राज्य। पहला, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। ये लिखाने के बाद देखिएगा, डेटा नहीं याद करना है, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरा, विजय लक्ष्मी पंडित, उत्तर प्रदेश। पूर्णिमा बनर्जी, उत्तर प्रदेश। कमला चौधरी, उत्तर प्रदेश। बेगम एजाइज रसूल, उत्तर प्रदेश। राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत। राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत। सरोजिनी नायडू, बिहार। हंसा मेहता बंबई। अभी लिखाने के बाद पता चलेगा आपको कि क्यों लिखा रहे हैं, फिर देखिएगा। दुर्गाबाई गुम्मी दी थाला देशमुख। अपने दुर्गाबाई देशमुख से काम चला सकते हैं, लेकिन दुर्गाबाई गुम्मी दी थाला देशमुख, मद्रास। अब यहां आ जाते हैं, सेम उसी में। दक्षयानी बेलायुधुन, दक्षयानी बेलायुधुन, मद्रास। 11वां, अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास। मालती चौधरी, उड़ीसा। रेणुका राय, पश्चिम बंगाल। लीला राय, पश्चिम बंगाल। एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी, त्रावणकोर। ये 15 महिला कोटे से ही पहुंची थी, कुल मिला के वर्गीय मताधिकार से पहुंची थी, और ये जो है आपका नाम है। अब यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान सभा में
कुल 15 महिलाएं शामिल हुई थीं। दूसरा, ये संविधान सभा में सर्वाधिक संख्या में शामिल होने वाली महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य से थीं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से थी। और उसके अलावा देख लीजिए, यहां पर राजस्थान से कोई महिला शामिल नहीं हुई थी। तो क्या कहेंगे, संविधान सभा में उत्तर भारत में राजस्थान राज्य से एक भी महिला शामिल नहीं हो पाई थी। 3 स्टेटमेंट को कहेगा जोड़िए। और दूसरा, हम ये सोचकर पढ़ाए कि जो लड़के मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस के लिए वहां के संविधान में से प्रश्न पूछा जाएगा, जो लोकल क्वेश्चन होता है। कहेगा कि संविधान सभा में मध्य प्रदेश से शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन थी। और अपना गुजरात के लिए ये बंबई राज्य, हंसा मेहता, ये बंबई राज्य से कौन शामिल हुई थी। तो उस समय चूंकि गुजरात बंबई राज्य में ही शामिल था, तो ये अपना जो है यहां से पूछेगा। तो हम उम्मीद करते हैं हड़बड़ी नहीं करेंगे। संविधान सभा जो है का निर्माण पढ़ाने में 3 दिन लगेगा हमको पूरा, तो हड़बड़ी नहीं करेंगे। ऐसे करके आपको एक एक नाम बताएंगे जो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए और आपका परीक्षा में गलती नहीं हो। तो ये आज एक चेंज के रूप में पढ़े। अब ये संविधान सभा खत्म करेंगे, तब फिर से इंडो ग्रीक, शक, पहलव और फिर से कुषाण पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग कल 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।